स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12th साइंस, पटवार, रीट, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जनरल साइंस संबंधी जो भी वीडियो हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, कोशिका विभाजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आपको मेरा वीडियो समझ आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि बहुत ही टिपिकल टॉपिक ये अपने आप में माना जाता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन है क्या? कोशिका विभाजन की जो सबसे पहले जानकारी थी वो दी थी रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव, कोशिका विभाजन की सबसे पहले जानकारी रुडोल्फ विर्चो ने दी। इसने क्या कहा, कोशिका विभाजन क्या है कि पहले से मान लो कोई कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका, ये एक कोशिका है, ये इसके बीच में केंद्रक हो गया इसका, तो ये है पूर्ववर्ती कोशिका। पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना, तो ये इससे नई कोशिकाएं बन गई, ये होगी नई कोशिकाएं। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका का बनना कोशिका विभाजन या कोशिका जनन कहलाता है। और जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का बनना, मात्र कोशिकाओं से या मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन या कोशिका जनन कहलाता है। कोशिका विभाजन या कोशिका जनन कहलाता है। और कोशिका विभाजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं हमारी बॉडी में जो कभी विभाजित नहीं होती। तो जिनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता वो कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? आरबीसी, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका और कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियां, इनमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। आरबीसी, तंत्रिका कोशिका और कंकाली पेशियों में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता? तो आरबीसी में, तंत्रिका कोशिका में और कंकाली पेशी में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। अब बात करें हम, कोशिका विभाजन जो है उसमें कई घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं का जो एक निश्चित क्रम होता है उस क्रम को हम कहते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, तो कोशिका चक्र क्या है? कोशिका विभाजन में जो भी घटनाएं होती हैं वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। जो भी घटनाएं होती हैं वो एक निश्चित क्रम में होती हैं। उनका वो निश्चित क्रम जो होता है वही सेल साइकिल कहलाता है। तो कोशिका विभाजन में
होने वाली घटनाओं का निश्चित क्रम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं का निश्चित क्रम जो होता है वो सेल साइकिल कहलाता है। अब क्या होगा कोशिका चक्र के अंदर, सेल साइकिल के अंदर? जैसे ये कोशिका है तो सबसे पहले तो ये कोशिका वृद्धि करेगी। जैसे ये मान लो इसने वृद्धि करना शुरू कर दिया, उसके बाद ये अपने घटकों को दुगना करेगी। जैसे एक सामान्य ऐसा उदाहरण लूँ मैं इसमें, जैसे ये केंद्रक है तो ये अपने केंद्रकों को दुगना कर लेगी, यानी इसके अंदर 2 केंद्रक हो जाएंगे। क्लियर? वृद्धि करेगी, उसके बाद इसमें जो भी घटक हैं उनको ये दुगना कर लेगी। उसके बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। वो जो 2 भाग होंगे वो नई कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं कहलाएंगे। क्लियर? तो कोशिका चक्र में क्या होता है, सबसे पहले कोशिका जो होती है वो अपने घटकों को दुगना करती है, उसके बाद विभाजित हो जाती है। और कोशिका चक्र जो है वो, ये जो कोशिका चक्र में घटनाएं हो रही हैं ये एक कुछ विशेष प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इनका नियंत्रण जो होता है वो जीनों द्वारा किया जाता है। जीनों द्वारा नियंत्रण, कोशिका चक्र में होने वाली घटनाएं जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं और इन जीनों को CDC जीन कहा जाता है। CDC जीन, CDC जीन, सेल डिवीजन साइकिल जीन, सेल डिवीजन साइकिल जीन, सेल डिवीजन साइकिल जीन। C मतलब सेल, D मतलब डिवीजन, फिर C मतलब साइकिल। सेल डिवीजन साइकिल जीन के नाम से जाने जाते हैं ऐसे जीन जो कोशिका चक्र की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। अब कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कोशिका चक्र की अवस्थाएं उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कोशिका चक्र की अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अंतरावस्था, इंटरफेज, अंतरावस्था, इंटरफेज, और दूसरी है माइटोसिस यानी एम फेज। हमारी बुक में एम फेज के नाम से दिया होता है। एम यानी माइटोसिस, माइटोसिस यानी एम फेज, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन जिसे हम समसूत्री विभाजन के रूप में भी जानते हैं। समसूत्री क्यों कहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। माइटोसिस, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। तो कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं हैं, इंटरफेज और सूत्री विभाजन, यानी आई फेज और एम फेज। आई यानी इंटरफेज और एम यानी माइटोसिस फेज। अंतरावस्था को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, सॉरी। अंतरावस्था को फिर 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है G1 फेज, G1 फेज, फिर होती है S फेज और फिर होती है G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज यानी प्रथम वर्धन काल, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। 1 यानी ये फर्स्ट हो गया, G1, 1 यानी फर्स्ट, G यानी ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या फर्स्ट गैप पीरियड, फर्स्ट गैप पीरियड या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, वो सारा क्लियर कर दूंगा आपको। G1 फेज। एस होती है सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज यानी संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था। और G2 जो होती है वो सेकंड ग्रोथ फेज
या सेकंड गैप पीरियड। G1 क्या है? G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज। फिर आता है एस, एस क्या है? एस फॉर सिंथेटिक फेज, संश्लेषण प्रावस्था। फिर है G2, टू यानी सेकंड, सेकंड ग्रोथ फेज या सेकंड गैप फेज। तो ये अंतरावस्था है, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। और माइटोसिस जो होती है, इसको हम लोग, माइटोसिस को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। प्रोफेज, पी यानी प्रोफेज, एम यानी मेटाफेज, ए यानी एनाफेज और टी यानी टीलोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये सेल साइकिल है जिसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक तो आई फेज यानी इंटरफेज और दूसरी एम फेज यानी माइटोसिस फेज। अंतरावस्था को फिर 3 भागों में बांटा गया है, G1, S और G2, G1, S और G2। अब सबसे पहली बात करें G1 की। G1 फेज प्रथम वर्धन काल या प्रथम अंतराल काल, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, फर्स्ट गैप पीरियड। प्रथम अंतराल काल या प्रथम अंतराल प्रावस्था, G1 फेज। इसमें क्या होगा? कोशिका जो होती है वो वृद्धि करने लगती है। कोशिका की वृद्धि शुरू हो जाएगी, परंतु डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी, यानी डीएनए संश्लेषण नहीं होगा। डीएनए जो होता है वो अपने समान नया डीएनए नहीं बनाएगा, यानी डीएनए संश्लेषण नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, G1 फेज में डीएनए संश्लेषण नहीं होता, डीएनए प्रतिकृति नहीं होती। कोशिका वृद्धि करने लग जाती है, कोशिका तो वृद्धि करने लग जाती है, परंतु डीएनए जो होता है उसकी प्रतिकृति नहीं होती। डीएनए की प्रतिकृति होती है एस फेज के अंदर, इसीलिए इसे संश्लेषण काल बोलते हैं। तो इसमें डीएनए संश्लेषण होता है, या कहते हैं डीएनए की प्रतिकृति होती है। डीएनए संश्लेषण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। अब ये मान लो कोई गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए से बना होता है। ये मान लो कोई गुणसूत्र है, हालांकि गुणसूत्र इतना स्पष्ट नहीं दिखता अंतरावस्था के अंदर, पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये मान लो गुणसूत्र है, गुणसूत्र डीएनए से बना है। तो जब डीएनए की प्रतिकृति होगी तो आपको भी पता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं सेम टू सेम। एक डीएनए प्रतिकृति क्या होता है? एक डीएनए जो है, ये मान लो डीएनए है, इसके समान बिल्कुल नए 2 डीएनए बन जाते हैं। इसके बिल्कुल हूबहू 2 डीएनए जो होते हैं वो बन जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम 2 डीएनए बन जाते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है। ये डीएनए प्रतिकृति होती है, एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया बनता है। तो इसमें डीएनए की प्रतिकृति जो होती है, डीएनए का संश्लेषण जो होता है वो एस फेज में होता है। तो यानी जो इसमें गुणसूत्र होता है उसके अंदर 2 अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। तो एक तो पहले से ही है, एक और बन जाएगा ऐसा कैसा क्रोमेटिड। तो इस तरह से 2 अर्ध गुणसूत्र तैयार हो जाते हैं। तो ये डीएनए प्रतिकृति होती है, यानी जस्ट जो मटेरियल है वो डबल होना शुरू हो जाता है, डीएनए प्रतिकृति होती है। और प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है, प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो 2 अर्ध गुणसूत्र
का निर्माण कर लेता है, 2 क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है। क्लियर? तो इसमें हम कह सकते हैं गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है, गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। उसके बाद आती है G2 फेज, सेकंड ग्रोथ पीरियड या सेकंड ग्रोथ फेज, G2 फेज, जिसमें आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण होता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है और एटीपी का संश्लेषण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। फिर बता दूं आपको, गुणसूत्र इतने क्लियर नहीं होते जितने मैंने बताए हैं आपको, ये तो जस्ट मैंने क्लियर किया है कि यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है जिससे गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाता है, यानी हर गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का निर्माण कर लेता है। तो प्रथम अंतराल काल, फर्स्ट गैप पीरियड या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड में क्या होगा, कोशिका वृद्धि करेगी, इसमें भी आरएनए प्रोटीन वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फाइनली इसमें पूरी तरह इसमें बनते हैं, तो कोशिका इसमें वृद्धि करने लग जाती है। मोटी मोटी बात यही है, लेकिन अभी डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती। सिंथेटिक फेज में डीएनए की प्रतिकृति होती है और आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो G2 फेज के अंदर होता है। अब सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील प्रावस्था कौन सी है, अगर इनमें से पूछ ले सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील प्रावस्था कौन सी है, तो वो G1 फेज, G1 फेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, क्योंकि जो उत्तक देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विभजोत्तक जिनमें विभाजन होता रहता है और एक स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक जो होते हैं वो विभाजित नहीं होते, यानी उनमें विभाजन नहीं पाया जाता, यानी ये प्रोसेस नहीं होती कोई भी। तो जब स्थायी उत्तक बन जाते हैं, यानी जिनमें विभाजन की क्रिया रुक जाती है, उनमें G1 फेज नहीं होती। G1 फेज की जगह फिर उसे लिखा जाता है G0 अवस्था, G0 अवस्था उसमें आ जाती है, विश्राम अवस्था उसमें आ जाती है, यानी उसके बाद कोशिका जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, उसमें कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता। इसका मतलब वो कोशिका जो है वो कोशिका चक्र से हट चुकी है, क्योंकि अगर विभज्योत्तक है जिसमें विभाजन होना है, मान लो उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं से ही बना होता है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनते हैं। तो अब मान लो कोई विभाजित होने वाला उत्तक है तो उसकी कोशिकाओं में विभाजन होगा तो सबसे पहले अंतरावस्था आएगी, तो सबसे पहले G1 आएगी जिसमें कोशिका जो होगी वो वृद्धि करने लग जाएगी। अब मान लो कोई उत्तक स्थायी होगा तो उसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा तो G1 अवस्था भी नहीं होगी, तो G1 का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, G0 में, जिसे हम विश्राम अवस्था कहते हैं, यानी कोशिका जो होती है वो पूरी तरह रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, अर्थात कोशिका चक्र से हट जाती है। उसके बाद आता है माइटोसिस या सूत्री विभाजन, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसके बारे में हम पूरी तरह से अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।